हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी एलटी ग्रेड के लिए या फिर आप डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी ऐसे एग्जाम जो पीजीटी लेवल तक का हो और उसमें बायोलॉजी पूछी जाती हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो देखे होंगे, क्योंकि अभी हम लोग एनिमल सेल कवर कर रहे हैं। एनिमल सेल में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तथा साथ साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल से जितने क्वेश्चन पूछे गए, और उसके साथ साथ जो मतलब अभी तक हम लोगों ने एनिमल सेल से 3 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सा? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, अल्ट्रावायलेट सेल मतलब सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग के कार्य। तो हमारा जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलता है, तो आप दोनों के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीज़न पर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी जानने वाले सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। बता दीजिए कि आपको यहाँ पे यूपी अल्टीग्रेड की बहुत अच्छी क्लासेस मिल रही हैं बायोलॉजी की। उसके साथ साथ यूपी अल्टीग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए मैंने आपके लिए जीएस और जीके, क्योंकि जिनका जो मतलब सब्जेक्ट पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जीएस जीके को थोड़ा सा नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो उसका लेवल, प्रश्न पूछने का लेवल क्या है, प्रश्न किस प्रकार आते हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसी चैनल पर करवा रही हूँ, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। देखिए, इस सीरीज़ में ना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि पीजीटी और पीसीएस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे शामिल किए गए हैं। क्योंकि चाहे बात करें जीआईसी की, चाहे बात करें एलटी ग्रेड की, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो अगर एक ही संस्था जो है एग्ज़ाम करा रही है, तो उसके पूछने पे जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो सारे पीसीएस लेवल के क्वेश्चन और टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए गए हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया है, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोफेज के अंत में कोशिका काय तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखाई देता। क्या ये सही है? फिर उसके बाद दिया, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस एट द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोफोर। इस सेंट्रोमियर की सतह पर छोटी तस्त्री-नुमा संरचना काइनेटोकोर कहलाती है। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ये सेंट्रोमियर हो गया, इसने दोनों तरफ से सेल को जोड़ रखा है और इसी के जस्ट ऊपर एक संरचना होती है, इसी तरह से इसी को काइनेटोकोर कहा जाता है, और इसी काइनेटोकोर से जो गुणसूत्र होता है वो जुड़ा होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका सही है। तीसरा दिया हुआ आपका, मेटाफेज प्लेट तुर्क की मध्य रेखा पर बनते हैं, यानी मेटाफेज प्लेस फॉर्म्ड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। मेटाफेज जो होता है इसमें स्पिंडल फाइबर जो है मध्य रेखा पर बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए, बी और सी सही है। चौथा पढ़ लेते हैं। चौथा दिया है, क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड अकर्स एट टीलोफेज। दिया है कि क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम का विदलन यानी कि टूटना और क्रोमैटिन का पृथक होना टीलोफेज में होता है। तो यही गलत दे दिया है। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है वो एक एनाफेज में होती है। किस में होती है? एनाफेज में होती है, टीलोफेज में नहीं होती है। तो यही इसका गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाल्स पूछा, असत्य पूछा है। ठीक है, बात करें समसूत्री विभाजन की, तो समसूत्री विभाजन के एनाफेज चरण के दौरान क्रोमोसोम का विभाजन और क्रोमैटिन का पृथक्करण होता है। ठीक है, इस चरण में काइनेटोकोर्स से जुड़ी संकुचित सूक्ष्म नलिकाएं, जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, कुछ सिस्टर क्रोमैटिड को अलग करती है और कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचती है। ये मान लीजिए सेल है, समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्रोमैटिन से जो है ये जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा किससे होता है? मैंने आपको बताया, तस्त्री नुमा एक संरचना होती है जिसे कैनेटोकोर कहते हैं, इसी से स्पिंडल फाइबर जुड़ा होता है। जब ये एनाफेज में आता है ना, तो ये एक अलग भाग में चला जाता है, यहाँ पे और यहाँ से ऐसे जो है धागे नुमा संरचना निकाल लेता है, जिसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और यही कोशिका के 2 भागों को तोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा असत्य है। ये जो स्टेप चलता है माइटोसिस कोशिका विभाजन का, ये चरणों में चलता है। पहले को प्रोफेज कहते हैं, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर टीलोफेज आता है, और लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल रिमेन्स कंटेन आफ्टर डिवीजन बिकॉज। एक कोशिका में विभाजन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती है क्योंकि। क्यों कोशिका में जब डिवीजन हो जाता है तो भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान क्यों रहती है? पहला दिया है नए सिरे से माइटोकॉन्ड्रिया का संश्लेषण यानी नो डी नेवो सिंथेसिस ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो विभाजन के बाद भी संख्या सेम रह जाती है, वो इसलिए रह जाती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो डिवाइड बाय फिजन इनटू टू पार्ट्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक सेल में पाया जाता है, प्रत्येक सेल के पास अपनी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो होता है वो डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही गलत है। कोशिका विभाजन के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती है, कई टुकड़ों में नहीं टूटता है, निषेचन के कारण संख्या समान भी नहीं रहती है, विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया दो भागों में टूट जाता है। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की कुल संख्या विभाजन के बाद भी स्थिर रहती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी विखंडन करती है यानी तोड़ती है। माइटोकॉन्ड्रिया कब टूटती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोसिस के दौरान टूटती है। किसके दौरान? माइटोसिस के दौरान टूटती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोस्केलेटन के साथ पूरी कोशिका सोमा को अच्छी तरह से वितरित किया जाता है। अतः जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जब ये वाली प्रक्रिया होती है तो लगभग समान मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पूरे डॉटर सेल में विभाजन हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस सिस्टेमा आर ड्यू टू। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में कियास्टेमा का कारण क्या है? इसे कियास्टेमा नहीं सिस्टेमा कहा जाता है। इसका कारण क्या है? म्यूटेशन जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन या फिर इन्वर्जन। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन कि जब मियोसिस की प्रक्रिया होती है, मियोसिस विभाजन होता है, तो प्रोफेज में कियास्टेमा का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रॉसिंग ओवर। अर्धसूत्री विभाजन के बाद प्रोफेज में कियास्टेमा क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो समसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है और इस दौरान क्या होता है, जो एक जैसे गुणसूत्र वाली, जिसे आप समजातीय गुणसूत्र कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ पंक्तिबद्ध होंगे जिससे ट्रेटाइड बनेगा। इस प्रकार के अनुवांशिक पुनर्संयोजन को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है ये इस तरह से आ जाएंगे पंक्तिबद्ध तरीके से, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, ठीक है। और ये किस में होता है? ये प्रोफेज वाली अवस्था में होता है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस में प्रोफेज वाली अवस्था में होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें अनुवांशिक जो पदार्थ है उसका अदला बदला भी होता है। अगला क्वेश्चन। जनरल लाइफ साइकिल हैज़ द सीक्वेंस। समान जीवन चक्र के अनुक्रम है। समान जीवन चक्र के अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2n यानी कि 2 न्यूक्लियस, फिर मियोसिस होगा यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर 1 न्यूक्लियस बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर 2 न्यूक्लियस बनेगा। और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। 2 न्यूक्लियस, फिर मियोसिस, फिर 1 न्यूक्लियस, फिर फर्टिलाइजेशन। यही प्रक्रिया जो है वो बार बार चलती रहती है। यूकैरियोटिक जीवों में युग्मक मात्र कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं यानी 2n होती हैं और इनमें गुणसूत्रों में 2 पूर्ण सेट होता है, नर और मादा युग्मक, ठीक है। कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन क्रमशः अगुणित नर और मादा n बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में जो डॉटर सेल होती हैं उनकी गुणसूत्रों का आधा हो जाता है, इसलिए फिर 1n बनता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें स्पर्म और जाइगोट आकर मिलते हैं और 2n का निर्माण हो जाता है। इसे 2n यानी कि द्विगुणित या फिर डिप्लॉयड कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्रण की प्रोफेज 1 में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। यानी कि अर्धसूत्री के प्रोफेज में क्या नहीं होता है? इनमें से 3 घटनाएं ऐसी हैं जो होती हैं, एक ऐसा है जो नहीं होता है। पहला दिया गुणसूत्रों का संघनन यानी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो प्रोफेज में तो ये होता ही है, और पहला सही है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस भी होता है और
किएज़्मा निर्माण, किएज़्मा फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन सेग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। अल्पसूत्र के प्रोफेज 1 में वियोजन, जिसे आप विसंयोजन कहते हैं, जिसे सेग्रीगेशन कहा जाता है, ये नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेज 1 के दौरान समजातीय गुणसूत्र जोड़े और सिनेप्स बनाते हैं। युग्मित गुणसूत्रों को दुसंयोजक कहा जाता है और आनुवंशिक पुनर्संयोजन के कारण किएस्टामा का निर्माण अस्पष्ट हो जाता है। गुणसूत्र संघनन इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखने की अनुमति देता है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से आपको ये कंडेंसेशन दिखाई देगा कि गुणसूत्र जो है वो एकदम पास पास एकदम कंडेंस्ड हो गए हैं। और समसूत्र के विपरीत सहोदर गुणसूत्र एक साथ रहते हैं, लेकिन समरूप गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक साथ जो एक जैसे गुणसूत्र रहते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या नहीं होगा, सेग्रीगेशन नहीं होता है प्रोफेज में, ठीक है। प्रोफेज की जो अवस्था होती है ये कई चरणों में चलती है। प्रोफेज को भी अपने आप में 5 भागों में बांटा गया। एक लिपोटीन, जैगोटीन, पैचेटीन, डिप्टोटीन, डाइकैनेसिस, इन 5 स्टेप में जो है प्रोफेज को बांटा गया है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कैंसर है, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, अनकंट्रोल्ड डीएनए रिप्लिकेशन, टोटिपोटेंसी या फिर अनकंट्रोल्ड मियोसिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। केंद्रक क्या है? तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है या अनियंत्रित कोशिका वृद्धि द्वारा विशेषता रोगों का एक समूह है। कैंसर तब शुरू होता है जब एकल कोशिका उत्परिवर्तित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य नियामक नियंत्रण टूट जाते हैं और कोशिका विभाजन को रोक कर रखते हैं, ठीक है। यानी कि जब कोशिका में अनियंत्रण माइटोसिस की प्रक्रिया होने लगती है, कोशिका लगातार अपने आप को डेवलप करते रहती है, दोहराने लगती है, तो उसी को कैंसर का रूप ले लेती है। ऑप्शन ए ही इसे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज आल्सो नोन एज। प्रोग्रामीकृत कोशिका मृत्यु को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? टोटिपेटेंसी, ऑटोपैगी, ओपोपोटोसिस या एपोपोटोसिस या फिर क्लेडोटोपोसिस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कहते हैं प्रोग्रामित कोशिका मृत्यु को एपोप्टोसिस कहा जाता है, ठीक है। यह एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके दौरान कोशिका के जीनोम को तोड़ दिया जाता है, कोशिका को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और वज्र पदार्थ को आसपास के कोशिकाओं के फैगोसाइट द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जो कोशिकाओं के टुकड़े को साफ कर देता है। उसी एपोप्टोसिस जो होता है, एपोप्टोसिस जो होता है, उसको हल्के कोशिकीय चोट और कोशिका के बाहरी या आंतरिक विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जानते हैं ये क्या कह रहा है? कोई कोशिका है, कोई सेल है, ये मान लीजिए मर गई। आपको जैसे हाथ में चोट लग गया और हाथ में आपके जो है काले धब्बे बन जाते हैं, चोट लगने की वजह से लाल खून का थक्का जम जाता है, यानी कि क्या हुआ, वहाँ पे कोशिका जो है वो मर गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। इसी को ख़त्म करना क्या कहलाता है? तो इसी कोशिका को एपोप्टोसिस कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। टोटिपोटेंसी क्या होता है? इसमें कोशिका जो होती है जन्म करने, इसके यानी कि नर और मादा दोनों एक ही सेल में पाया जाता है, उसी को टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माइटोसिस प्रोग्रामिंग फैक्टर हैज टू की सब यूनिट, वन इज कैटालिट एंड अदर द रेगुलेटरी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटरी सब यूनिट? समसूत्री संवर्धक कारक जिसे एमपीएफ के 2 मूल उप एकक है, एक उत्प्रेरकी है तथा दूसरा नियामक है। निम्नलिखित में से कौन सा नियामक उप एकक है? ऑप्शन दिया आपके सामने, सीडीके, साइक्लिन, डाइनिन या फिर डाइनेक्टिन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साइक्लिन। साइक्लिन समसूत्री विभाजन को बढ़ावा देने वाले कारक की नियामक उप इकाई है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। समसूत्री विभाजन को बढ़ावा देने वाला कारक और परिपक्वता को देने वाला कारक एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो दैहिक कोशिकाओं को माइटोसिस को नियंत्रित करने और अंडे की कोशिकाओं में oocyte की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। साइक्लिक है क्या? तो साइक्लिन जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर कभी आपसे पूछ ले कि साइक्लिन क्या है, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, अ मॉलिक्यूलर अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम दैट जनरली एकोम्पियंस
क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन ड्यूरिंग माइटोसिस इज। समसूत्री के दौरान गुणसूत्र में वह कौन सा आणविक फेरबदल होता है जिसमें पराया गुणसूत्र संघनन भी साथ में होता है? पहला दिया है प्रोटीन का फास्फेटीकरण, दूसरा दिया CDC2 प्रोटीन का फास्फीकरण, साइक्लिन बी प्रोटीन का फास्फीकरण, हिस्टोन H1 फास्फीकरण, या फिर अर्धसूत्री जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, इसका उलझ जाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोन H1 का फास्फीकरण, फास्फोरिलाइजेशन ऑफ हिस्टोन H1। ठीक है। गुणसूत्र में एक आणविक परिवर्तन जो आमतौर पर समसूत्रण के दौरान गुणसूत्रों के संघनन के साथ होता है वो हिस्टोन H1 का फास्फोरिलाइजेशन होता है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, A biochemist measure the amount of DNA in cell growing in laboratory. The amount of DNA would be found to double in. एक जीव रसायन विज्ञानी प्रयोगशाला में कोशिका वर्धन के समय डीएनए की मात्रा को मापता है। डीएनए की मात्रा दोगुनी होगी, मतलब डीएनए की मात्रा जो है वो दुगनी कब होगी? बिटवीन प्रोफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस, आफ्टर G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल, ड्यूरिंग द M फेज ऑफ द सेल साइकिल, या फिर बिटवीन प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस। पूछा जा रहा है कि डीएनए की जो मात्रा है वो दुगनी कब होगी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि आफ्टर G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल। G2 फेज, G1 फेज क्या होता है? जब सेल साइकिल चलती है ना, तो ये सेल साइकिल कुछ इस तरह से चलती है। पहले आता है G1 फेज, फिर G2 फेज, G1 फेज S फेज, G2 फेज, G0 फेज, और उसके बाद सबसे छोटा जो होता है वो ये होता है मियोसिस होता है, और इसी में 4 होता है, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया जो होती है G1 होती है, फिर S होती है, G1 होती है, फिर S होती है, फिर G2 होती है, फिर G0 होती है। इसमें जो सबसे बड़ा फेज होता है वो G1 का होता है, G1 का। लेकिन जो डीएनए डबल करती है अपने आप को इस G2 फेज में करती है। किसमें? G2 फेज में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि कोशिका चक्र के G2 चरण के बाद डीएनए की मात्रा जो है वो दुगनी हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक प्लेस। कोशिका चक्र की किस अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का गुणन होता है? सेम क्वेश्चन आपको अभी थोड़ी देर पहले देखने को मिला था, वही क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका अलग था। उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर में पूछा गया, और सेम क्वेश्चन आपको दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी और राजस्थान पीसीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। बस पूछने का पैटर्न चेंज हो जाता है, हमेशा क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है। पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का द्विगुणन कहाँ पे होता है, यानी कि वो डबल कब होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो डबल कब होते हैं, G2 फेज में होते हैं। G2 फेज कब आता है? S फेज के बाद। पहले G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, फिर G0 आता है। यही चरण होता है। ठीक है। ये चरण बिल्कुल बदलता नहीं, कभी कभी ये चरण लगाने को भी दे देता है। G2 चरण में ही जो है समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय होता है? जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैचेटीन या फिर डिप्टोटीन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पैचेटीन, जिसे स्थूल पट कहा जाता है। जीन विनिमय पैचेटीन अवस्था के दौरान होता है। इस चरण के दौरान समजातीय गुणसूत्रों में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड समरूपता के क्षेत्रों में खंडनों का आदान प्रदान करती है। इसी को पैचेटीन कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? पैचेटीन। अगर पूछा जाए डीएनए में जीन विनिमय कब होता है, तो डीएनए में जो जीन विनिमय होता है वो यानी कि डीएनए का आदान प्रदान कब होता है, तो ये होता है मियोसिस फर्स्ट में। किसमें होता है? मियोसिस फर्स्ट में। इसी में 5 अवस्था होती है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्टोटीन। ठीक है। उसके बाद अगर गुणसूत्रों का संघनन यानी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम पूछ ले तो वो प्रोफेज में होता है, और स्पिंडल फाइबर भी प्रोफेज में ही बनता है। ठीक है। गुणसूत्रों का कंडेंसेशन यानी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर का बनना, ये किस अवस्था में होता है? तो ये प्रोफेज में होता है। और सिस्टर क्रोमैटिड का अलग होना एनाफेज में होता है। सिस्टर क्रोमैटिड किस में अलग होती है? एनाफेज में होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज द कोचिशिन इनहिबिटेड माइटोसिस।
कोल्चिसिन समसूत्रीय विभाजन को किस प्रावस्था में संदमित करती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफेज। कोलिचिसिन समसूत्रीय विभाजन को मेटाफेज चरण में संबंधित करती है, यानी कि इनहिबिट करती है, संदमित। या साइंस की हिंदी बहुत टफ होती है, ठीक है। साइंस को आप लोग कोशिश किया करिए कि इंग्लिश में ही पढ़ा करिए। इंग्लिश इसकी थोड़ी सी इजी होती है और हिंदी इसकी थोड़ी सी टफ होती है। इनहिबिट करना बहुत आसान है बोल देना, और संदमित करना मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लेकिन आप लोग डिमांड करते रहते हैं हिंदी लैंग्वेज, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में आपको कराने की कोशिश करती हूँ। कोलिचिसिन जो है ये माइटोसिस मेटाफेज के दौरान स्प्लिंडर फाइबर का जो गठन होता है उसको करने से रोकता है, ठीक। ऑप्शन ए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस? संयुक्त सूत्र युग्म अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन में, प्रोफेज सेकंड की पैकेटीन में, एनाफेज फर्स्ट में या एनाफेज सेकंड में? इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त सूत्र युग्म, जिसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज यानी प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा से देखने को मिल गया। अभी यूपी पीजीटी 2016 में आया था और वही क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2003 और 2005 दोनों में देखने को मिला है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मियोटोटिक प्रोफेज, यानी कि ये जाइगोटीन अवस्था में प्रोफेज के फर्स्ट में पाया जाता है। और प्रोफेज फर्स्ट में भी किस में? तो मियोटोटिक के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन अवस्था में पाया जाता है। मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन अवस्था में पाया जाता है। किस में? जाइगोटीन अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है? तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक फीते की तरह यानी रिबन की तरह एक संरचना होती है जो समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के बीच स्थित होता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? अगर ऐसे पूछा जाए नॉर्मल तो आप याद कर लीजिए, ये मियोटिक डिवीजन में पाया जाता है। मियोटिक डिवीजन के भी प्रोफेज में पाया जाता है और प्रोफेज के भी जाइगोटीन अवस्था में पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, जहाँ से याद करने में क्वेश्चंस आपको आसानी होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1956 में मॉसेस के द्वारा पहली बार खोजा गया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो कोशिका विभाजन के द्वारा खोजा गया विन्यास है। सेम क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2004 में भी पूछा गया कि मॉसेस के द्वारा जो पहली बार 1956 में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खोजा गया था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी मॉसेस नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1956 में की थी। वो किस में आपको देखने को मिलता है? तो अभी हमने आपको बताया कि वो किस में मिला था? माइटोटिक के प्रोफेज के जाइगोटीन अवस्था में, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है, सेक्स की उत्पत्ति से पहले सभी जीवों के लिए अगुणन यानी हैप्लॉइड सामान्य स्थिति थी। हैप्लॉइड वाज द नॉर्मल सिचुएशन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म बिफोर द वर्जिन ऑफ सेक्स। दूसरा दिया है, वर्जिन ऑफ सेक्स लुक प्लेस विद द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस मियोसिस। सेक्स की उत्पत्ति जीवों के जीवन चक्र में अर्धसूत्रीय विभाजन के विकल्प के साथ हुई है। पूछा इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें दोनों ही कथन इसमें सही है, यानी कि हैप्लॉइड सेक्स की उत्पत्ति से पहले आवश्यक था तथा अर्धसूत्रीय विभाजन सेक्स की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है और यह इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम, इसलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर भी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक बार वीडियो को लाइक कर देते हैं तो यूट्यूब अपने तरफ से ये वीडियो जो है लोगों को पहुंचाता रहता है, और उससे चैनल पे ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाते हैं, और आपके कमेंट पढ़कर हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन ड्यूरिंग सेल जीवन फेज लास्ट द अबाउट। कोशिका में, मनुष्य में कोशिका चक्र के दौरान जीवन चरण कितने समय तक रहता है। देखिए मैंने आपको बताया था 4 अवस्थाएं होती हैं। एक जीवन, ये मान लीजिए, 1 मिनट रुकिए, बना के दिखा देते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये मान लीजिए कोशिका चरण है, ठीक है। कोशिका चरण में मैंने आपको बताया एक होता है जीवन फेज। जीवन फेज, ये मान लीजिए जीवन फेज है, ये हो गया एस फेज। दूसरा हो गया G2 फेज, और उसके बाद माइटोसिस जो होता है इसमें 4-5 होता है। एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक, ये होता है। अब पूछा जा रहा है जीवन फेज कितने घंटे तक रहता है। तो कोशिका चक्र के दौरान 4 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं का वितरण समय के साथ मैं आपको ये मतलब आपको दिखा रही हूँ। अगर मान लीजिए 24 आवर्स का एक क्लॉक है, 24 घंटे का एक क्लॉक है, तो उसमें जीवन जो होता है ये अकेला ये तीनों फेज जो होते हैं जीवन, एस और G2, ये अकेले 23 आवर्स ले लेते हैं, और 1 घंटे में ये वाली प्रक्रिया कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पे जीवन पूछा, अगर 24 घंटे का एक क्लॉक आप ले लेंगे तो जीवन जो आपका हो गया, ये जीवन हो गया, ये अकेला 10 घंटे लेता है। जीवन कितना लेगा? 10 घंटे लेगा। उसके बाद एस कितना लेगा? 1 घंटे लेगा। एस कितना लेगा? सॉरी एस नहीं, ये एस लेगा 8 घंटे। एस लेगा 8 घंटे। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन होता है। उसके बाद G2 आपका ले लेगा 5 घंटे। G2 ले लेगा 5 घंटे। इसी में एक चक्र होता है G0 के नाम से भी होता है, थोड़ा सा वो भी टाइम लेता है। उसके बाद ये वाला फेज होता है, ये केवल 1 घंटे ही लेता है, और इसमें ना बहुत सारे परिवर्तन भी आपको देखने को मिलते हैं इसी फेज में, जिसे माइटोसिस फेज कहा जाता है। इसी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है ये क्लॉक वाइज चलती है। G1, G2 और G1 S और G2 G0, और उसके बाद माइटोटिक, ठीक है। ये इस तरह से चलता है। तो इसका जो सही जवाब है वो आप क्या करेंगे, जीवन कितना ले लेगा, तो जीवन ले लेगा 10 घंटे। जीवन कितना ले लेगा? 10 घंटे। अगर वहीं पे पूछ ले एस कितना लेगा, तो एस लेगा 8 घंटे। G2 कितना लेगा? G2 लेगा 5 घंटे। और जो माइटोसिस होती है वो कितनी होती है? 1 घंटे। ये 24 आवर्स के क्लॉक पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, इसमें थोड़ा सा चित्र बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है, ऐसे आप समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका जीवन फेज हो गया, ठीक, और ये आपका जीवन फेज हो गया, ये जीवन हो गया। ये वाला फेज आपका एस फेज हो गया, ये वाला फेज आपका G2 फेज हो गया, और ये वाला फेज आपका जो हो गया ये माइटोसिस हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के दौरान प्रतिकृति बनता है। डीएनए रिप्लिकेशन ड्यूरिंग, डीएनए किसके दौरान अपना जो है रिप्लिकेशन करता है? जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज, या फिर G0 फेज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मैंने आपको बताया, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी जो होते हैं G0 फेज के दौरान जो है अपना विभाजन, सॉरी एस फेज के दौरान अपना विभाजन करते हैं। मैंने सही मार्क किया लेकिन मुझसे गलत निकल गया। एस फेज के दौरान जो है ये अपना विभाजन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेल साइकिल देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कि सेल साइकिल कोशिका चक्र को दिया किसने था, तो वैज्ञानिक थे हार्वर्ड एंड पेल्क। हार्वर्ड एंड पेल्क ये वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है कोशिका विभाजन को बताया था। इन्होंने कोशिका विभाजन को 4 से 5 चरणों में बांटा, G1, S, G2, M, ठीक है। जिसमें जीवन अवस्था में आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होता है, और जीवन अवस्था जो होती है ये 10 घंटों की होती है। उसके बाद एस स्टेज आता है। एस स्टेज में डीएनए संश्लेषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होती है, क्लोरोप्लास्ट का विभाजन होता है। फिर G2 आता है, इसमें विभाजन की तैयारी होती है। और M अवस्था जिसे माइटोटिक अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में कोशिका का पूर्णतः विभाजन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन दिया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उपयुक्त में से कौन सा कैरियोकाइनेसिस से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सा वो फेज है जो कैरियोकाइनेसिस से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों ही आपके कैरियोकाइनेसिस से संबंधित हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चारों ही, ठीक है।
केंद्रक विभाजन जब होता है तो उसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। और कैरियोकाइनेसिस में ये चारों चीजें ही भाग लेती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस है क्या? तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है कैरियॉन्स, कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब होता है टूटना। न्यूक्लियस का टूटना ही कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, यानी केंद्रक विभाजन का होना ही कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चारों ही भाग लेते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? तो साइकिल बना के जब मैंने आपको बताया था तो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो कि कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है। पहले मैंने आपको बताया जीवन, जीवन 10 घंटे का, फिर एस 8 घंटे का, फिर G2 5 घंटे का, और उसके बाद मैंने आपको बताया था माइटोसिस 1 घंटे का। सबसे छोटी अवस्था कौन सी हुई? इसी को एम फेज या माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन भी कहते हैं, और यही सबसे छोटी अवस्था होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिग्रेड टू द प्रेजेंस ऑफ। समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन हमेशा किसकी उपस्थिति में भिन्न होते हैं? क्रोमैटिड, होमोलॉग्स, बाइवेलेंट जिसे द्विसंयोजक कहा जाता है, या सेंट्रोमियर, किसकी उपस्थिति में भिन्न होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाइवेलेंट। बाइवेलेंट केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता है, ये समसूत्री में नहीं होता है। प्रत्येक द्विसंयोजन यानी कि बाइवेलेंट धागे जैसी संरचना के 4 क्रोमैटिड होते हैं, और प्रत्येक क्रोमैटिड एक सेंट्रोमियर द्वारा संयुक्त रहता है। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। ये जो होता है इस पे 4 क्रोमैटिड पाया जाता है। 4 क्रोमैटिड किस तरह से? इस तरह से, इस तरह से 4 क्रोमैटिड पाया जाता है, इस तरह से। और यही जो होता है, ये वाला भाग जो होता है ये इसको अलग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये मान लीजिए 2 क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड्स हैं, ये क्रोमैटिड्स हैं। इनको बाइवेलेंट कैसे किया जाएगा? इनको आपस में जोड़ा कैसे जाएगा? तो ये सेंट्रोमियर से आके आपस में एक क्रोमैटिड इस तरह से जुड़ गया, एक क्रोमैटिड इस तरह से जुड़ गया, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी को स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक, और ये किसके माध्यम से जुड़े? बाइवेलेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन। क्रॉसिंग ओवर होता है समसूत्री कोशिकाओं में, अर्धसूत्री प्रोफेज में, समसूत्री और अर्धसूत्री प्रोफेज दोनों में, उत्परिवर्तन कोशिकाओं में। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है वो माइटोटिक में होती है, और माइटोटिक में किसमें भी? माइटोटिक के अर्धसूत्री प्रोफेज में होती है, यानी कि माइटोटिक के प्रोफेज वाली अवस्था में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? तो क्रॉसिंग ओवर में जो है कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, और ये आनुवांशिक पदार्थों और जीनोमिक्स यानी कि जो जीन वगैरह है उनका एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करती हैं, एक दूसरे को देती लेती हैं। ठीक है, मार्गन और कैटल द्वारा क्रॉसिंग ओवर शब्द दिया गया था। ठीक है, मार्गन और कैटन। अभी एक चीज न्यूज में है, जो क्रिक्स थे जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वाटसन एंड क्रिक, आप लोगों ने सुना था, उसमें जो क्रिक्स साइंटिस्ट थे उनका 97 साल की उम्र में निधन हो गया, उनकी मृत्यु अब हुई है। ठीक है, और उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। बता दें, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि ये करंट में है। ठीक है, और वहीं पर बात करें क्रॉसिंग ओवर शब्द किसने दिया था? तो मार्गन, मार्गन नामक वैज्ञानिक थे, मार्गन और कैटल, कैटल ये दोनों ने मिलकर क्रॉसिंग ओवर शब्द दिया था। शब्द लिंक्ड जीन को अलग करने की प्रक्रिया के लिए दिया गया था, या युग्मित समगुण सूत्रों यानी कि माता पिता में से एक के बीच डीएनए के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मियोसिस टेक प्लेस इन। अर्धसूत्री विभाजन होता है सोमैटिक सेल ऑफ हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, जर्म सेल्स ऑफ हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मियोसिस टेक प्लेस इन, मियोसिस किस में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्म सेल ऑफ हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन जो है ये जीवों के हैप्लॉइड कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन अगर बात करें कोशिका गुणन अवस्था में हमेशा 2n होती है। ठीक है, और मियोसिस की खोज की किसने की थी? मियोसिस शब्द किसने दिया था? तो मियोसिस शब्द जो है एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने 1905 में 1905 में मियोसिस टर्म जो है वो दिया था। ठीक है,
इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि मियोसिस जो होता है ये जंप सेल ऑफ हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स यानी अगुणित व्यक्तियों की जंप कोशिकाओं में होता है मियोसिस, ठीक है। और इसके बारे में बताया किसने था? फार्मर और मोरे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो अभी हम लोग जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं एनिमल सेल जो चैप्टर है, इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में भी एक क्लास और बनेगा, एक क्लास बनाने भर के क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्रोमोसोम से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे। तो इस तरह से टॉपिक वाइज जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, डाइजेशन को कवर कर लिया, एनिमल सेल में 2-3 टॉपिक कवर कर लिया। आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे आपको वो सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, उन्हें भी जरूर देखिए। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट आए तो आपको नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम के बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड भी पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक, यानी जहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनिमल किंगडम से आता है आपका, हमेशा भी किसी भी आप चीज़ का एग्जाम दे रहे हो अगर पीजीटी लेवल का, तो एनिमल किंगडम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एनिमल किंगडम में टेक्सोनॉमी और एनिमल किंगडम के लगभग क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप कहेंगे तो मैं एनिमल किंगडम के फिर से क्लासेस आपको करा दूंगी। बाकी अभी जो मैंने नया क्लास स्टार्ट किया है इसमें डाइजेशन करा दिया है, डाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्रोमोसोम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। कोई भी फीडबैक, कोई भी कमेंट, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ गलत लगा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।